श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस संवाद में आप सभी का स्वागत, नमस्कार। देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल हो गए। उसमें 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ। इस देश का संविधान लागू हुआ। कुछ नियम, कायदे, कानून जो हमारे देश के अपने लोगों ने बनाए थे वो हम पर लागू हुए। आज़ादी के मिलने की कहानी, इस गणतंत्र के बनने की कहानी का जो सफ़र लगभग जो 70 साल पुराना है, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। लेकिन इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोगों ने जो बलिदानी है, देश के जो सपूत रहे, उन्होंने अपने बलिदान दिए, अपनी कुर्बानियाँ दी और उनके उस संकल्प और जो एक बड़ा सपना उन्होंने देखा था, वो हमको मिला। उस गणतंत्र की, इस आज़ादी की, उसमें आज हम सांस ले रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए, शायद कर्तव्य तिरोहित हो गए। लेकिन याद करें अगर उन कुर्बानियों को जो हमारे इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने दी, तो निश्चित तौर पे हमें याद आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हुए, लेकिन जो लोकनायक, जननायक या कहें कि सर्व स्वीकार्य जो हमारे जो नेता थे, सर्व स्वीकार्य हमारे जो देश के नेता कहे जाने वाले बापूजी हैं, उनको हम नहीं भूल सकते। गांधी का यूँ तो देश के इतिहास में, देश की संस्कृति में, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और आज भी वो बना हुआ है। लेकिन ब्रज में भी गांधी का आगमन हुआ, कई बार हुआ, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई जिनको राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए था, क्योंकि ओझल हो गई, उनको महत्व नहीं मिला, लोगों के जहन में वो नहीं बन पाई, कुछ लेख नहीं उस पर हो पाया, तो वो शायद छोटी बन करके रह गई या कहें कि भुला दी गई। लेकिन बड़ी हो सकती थी, ये एक बात जरूर है जिस पे हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, शोध भी करना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी घटना है जो गांधी जी के ब्रज आगमन और राष्ट्रीय महत्व की हुई, लेकिन महत्व न मिलने से वो आज हमारे और आपके संज्ञान में नहीं है। इन पर आज प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ हैं श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी, जो इतिहासविद हैं, स्कॉलर हैं और शोध के काम में लगे रहते हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो गांधी जी ब्रज आए, कई बार आए और कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे हम आपसे जानना चाहेंगे, जिनको राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए था। तो आप शुरुआत किस घटना से और कहाँ से करेंगे इसमें? महात्मा गांधी का जो कार्यकाल है, संघर्ष का जो दौर है, वो 1915 में जब वो भारत आते हैं जी, और अपने अंतिम जो उनकी जो ये कहिए कि जो उनका जो बलिदान है, उसके बीच में 33.5 सालों का जो एक सफ़र है, उसमें पहला जो उनका आगमन है 1915 को होता है जी। और उस समय वो 14 अप्रैल का दिन है, वृंदावन की यात्रा पर होते हैं और वो एक भ्रमण के तौर पे उन्होंने इस देश को, कि जब वो भारत में आए तो यहाँ के जाने माने लोगों ने कहा कि अब आप पहले पूरे देश का दर्शन कीजिए जी, इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, तो उस दर्शन करेंगे तो आपको पूरे देश की एक सामाजिक, आर्थिक सारी व्यवस्थाओं का सब ज्ञान होगा। तो ये सब चीज़ें जो है, इसके लिए उस प्रयोग के तौर पे वो उन्होंने घूमना शुरू किया देश में। जी। और वो वृंदावन में रामकृष्ण मिशन में उन्होंने प्रवास किया था। जी। उसके बाद में दूसरी गिरफ्तारी का एक सिलसिला आता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है ब्रज के लिए। जी। कि एक जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसमें अंग्रेजों की पराजय होने लगी, तो क्योंकि हिटलर एक जादूगर नेता था और उसने अपने शौर्य से पूरी दुनिया को अपने वश में करने का एक संकल्प जो लिया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा था और हिटलर को रोक पाना मुश्किल था। तो अंग्रेज जो नेता थे यहाँ पे, उन्होंने भारतीय नेताओं से अपील की कि अगर भारतीय हमें इस युद्ध में सहयोग करेंगे तो इस युद्ध के बाद में हम उनको आज़ादी के लिए कुछ सहूलियतें प्रदान करेंगे।
इस शर्त के ऊपर जितने भी नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये सब ब्रिटिश सरकार के फेवर में चले गए जी। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने तो पूरी फौज तैयार कर ली थी गुजरात में जी। वो अहिंसा का नारा जरूर था, लेकिन एक अहिंसा के पुजारी हिंसा के लिए अपने सैनिकों की एक फौज इकट्ठी की थी और उनको देने के लिए तैयार हुए थे जी। इन सब बातों के बाद में जो अंग्रेजों की फौजें हार रही थी दुनिया में, वो जीतना शुरू हो गई जी। और उसके बाद में जब ये विश्व युद्ध अंग्रेजों के नाम हो गया, सुएज कैनाल पे जब कब्जा हो गया, एडोल्फ हिटलर की हार हो गई और लगा कि एशिया से अब इनको निकाल पाना असंभव होगा, तब अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को बुलाया तो नहीं, लेकिन ये एक शाबाशी जरूर दी। और उस शाबाशी में भी उन्होंने ब्रिटिश अफसरों की तारीफें की। तो उसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये इन्होंने उसका विरोध किया। और शिमला में उस समय गवर्नमेंट थी, तो वो वॉकआउट भी कर गए थे मोहम्मद अली जिन्ना कि ये जो है भारतीय सेनाओं का, जो सैनिकों का शौर्य बलिदान है जी, हाँ, वो तो आप महत्वपूर्ण नहीं गिन रहे, लेकिन अंग्रेज अफसरों की तो ये एक भेदभाव की नीति जी शुरू हुई। वहाँ से विरोध टकराव शुरू होता है और जो लास्ट में रॉलेट बिल का रूप ले लेता है। और वो सेडिशन कमेटी के चेयरमैन थे रॉलेट साहब, सिडनी रॉलेट साहब। तो इसका नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स बिल। और चूंकि ये सिडनी साहब उसके चेयरमैन थे, इसलिए इसको रॉलेट बिल के नाम से भी जाना जाने लगा जी। तो उसके मुताबिक ये था कि भी अब ये विद्रोह बढ़ेगा तो इसको रोकेंगे कैसे, तो इसलिए बिल लाया गया कि ऐसे लोग जो लोग राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में पाए जाएंगे तो उनको कोई अदालत की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनको सजा दे दी जाएगी जी। तो ये एक बहुत खतरनाक स्टेप था और इसके विरोध में लंबी बहस चली, लेकिन उसके बाद भी 18 मार्च को ये बिल पास हो गया। जब ये बिल पास हो गया तो मद्रास के ट्रिपलिकेन बीच से महात्मा गांधी ने पहला मैसेज दिया कि भाई हमें पूरे देश भर में इसका विरोध करना चाहिए। और इसके फलस्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना ने 29 मार्च को रिज़ाइन किया और बीएन शर्मा ने उसी दिन रिज़ाइन किया था। पटेल साहब ने, सबने, ये 4-5 लोग जो खास थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो 6 अप्रैल का दिन निर्धारित किया है कि पूरे देश में विरोध किया जाएगा जी। उस 6 अप्रैल को मथुरा में भी विरोध किया, एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। और जो दस्तावेज बताते हैं कि इस दिन नंगे सिर और नंगे पैर 15,000 लोगों की भीड़ पूरे शहर में घूमती हुई, और ये पुरानी कोतवाली है जिसको आज गांधी पार्क कहते हैं, वहां इकट्ठा हुई थी। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, छतों पर भी लोग छाए हुए थे। और उसमें बीसी दास वकील ने उसको प्रिसाइड किया था। और उसके पहले एक मोहम्मडन ने अरबी में प्रार्थना की और एक हिंदू ने संस्कृत में प्रार्थना की, और उसमें इस बिल के विरोध में रेजोल्यूशन पास हुआ था जी। और ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसको कभी भूतो न भविष्यति, शायद अभी नहीं हुई और आगे कभी नहीं हुई थी, ऐसा लोगों ने करार दिया था जी। और इसके बाद में फिर महात्मा गांधी जब उधर गिरफ्तारियां होने लगी लोगों की और पूरे देश में सेंसेशन फैल गया, दिल्ली में भी एक दंगा हो गया। और तो उसके उन सब चीज़ों के विरोध में गांधी जी ने अमृतसर जाने का फैसला किया। तो जब वो जा रहे थे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कोशीकला तक लगता था। तो रात को 8:30 बजे उनसे कहा गया कि भाई आपको दिल्ली और पंजाब में जाने की मनाही, हमारे पास ऑर्डर है। और मुझे बड़ा दुख होगा, उस जमाने की पत्रकारिता देखिए कि ये सब बातें पत्रकारिता में पब्लिश हो रही हैं कि वो जो मामूली सा इंस्पेक्टर है वो ये कह रहा है कि मुझे बहुत दुख होगा आपको गिरफ्तार करते हुए जी। ये बात हमको इस पत्रकारिता से ही पता चलती, आजकल शायद ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो और महात्मा गांधी ने मुस्कुरा करके कहा, ये भी लिख रहा है पत्रकार, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये जो एक ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता की जो टेक्निक है चीज़ों को बयां करने रखने की, समाज में किस चीज़ को आज हम उस बात को महसूस कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद में वही हुआ कि उनको ऑर्डर सर्व किया गया, पढ़ के सुनाया गया। पलवल तक वो पहुंच पाए थे, वहां से उनको उतार लिया गया, उनके जो कोच था वो पूरा उतारा गया। फिर उस गाड़ी को, उस कोच को, उनके ब्रेक को मथुरा लाया गया। 9 अप्रैल की रात को वो यहाँ रहे और सवेरे जो है उनको यहाँ से विदा किया गया 6:30 बजे BBC नॉर्दर्न एक्सप्रेस गाड़ी से जो कि वो वहाँ बम्बई पहुंची। और जब वो बम्बई में पूरे देश में खबर पहुंची तो दंगे होने शुरू हो गए। और उसमें उस दौर में 12
अप्रैल को एक मीटिंग फिर हुई मथुरा में, और उस मीटिंग में भी 10,000 से ज्यादा लोग थे, और वे एक कमिश्नर साहब थे जो एक हॉस्पिटल का यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। उनको कोई तांगा रिक्शा कुछ नहीं मिला कैंट स्टेशन से, उनको पैदल आना पड़ा था। जी जी, ये तो भी ये मेंशन्ड है, ऐतिहासिक है। तो ये कहें कि आज़ादी के आंदोलन की पहली गिरफ्तारी जो दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी चल के आए और जब वो अपने भारत को देख रहे, भारत के रूप स्वरूप को देख रहे, जानने पहचानने, तो पहली गिरफ्तारी ये कहें कि क्या ब्रज से हुई है? जी, पहली गिरफ्तारी रिकॉर्डेड है ये, और वे नेशनल लेवल पर रिकॉर्डेड। चंपारण तो एक ऐसा ही एक्सीडेंटल प्रयोग था कि वो जा रहे थे, फिर वो उतर गए, किसानों के पक्ष में उन्होंने कुछ कहा, कुछ बातचीत हुई, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन एक रॉलर्ट बिल जैसे नेशनल इशू पे, जी जी, नेशनल इशू पे एक नेशनल एक स्टेप लिया गया, और उसमें मथुरा को ये श्रेय मिला। ये हमारे लिए बड़े फक्र गौरव की बात है। लेकिन कहीं ये एक राष्ट्रीय महत्व की न वो तिथि बन पाई, न घटना वो रूप ले पाई, तो क्या मतलब ये कहें कि जैसे आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं कि उसको वहीं के वहीं भुला दिया गया, वो एक बीच की एक छोटी सी घटना होके रह गई, वो एक मुद्दा नहीं बन पाया, एक घटना, बड़ी घटना नहीं बन पाई जैसे चंपारण की बनी। जी, अब जैसे कि एक रेल का प्रस्ताव दिया गया, रेल संग्रहालय का, तो उसका बेस यही था कि ये महात्मा गांधी की जो घटना है उस रेल संग्रहालय का हिस्सा अगर बन जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो रेल में गिरफ्तार हो रहे हैं। हाँ, और ये रेल अभी शुरू हुए 44 साल हुए हैं, 44 साल में एक नेशनल हिस्ट्री बन रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हमारा प्रपोजल दिया हुआ है और वो विचार कर रहे हैं इसमें। तो अगर ये बनता है तो वो पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। यही हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध भी किया है। तो अब इसमें जैसे ब्रज में उनकी गिरफ्तारी होती है, एक थोड़ी सी चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद वहीं की वहीं रुक जाती है, तो क्या ब्रज का, ब्रज के लोगों का, ब्रज के जो इतिहास और उसमें भक्ति भाव, धर्म और अध्यात्म की भूमि तो ब्रज को कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधुनिक संदर्भ में जो चीज़ें आज रेखांकित हो रही हैं, बड़ी हैं, जिनमें हम आज़ादी की सांस लेते हैं, उन घटनाओं से भी ब्रज अछूता रहा हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। सवाल ही नहीं, बल्कि ब्रज का तो हमेशा मार्गदर्शन रहा। आप देखिए ना कि जैसे एक पहली ये दूसरी घटना है जी, पहली बार तो 1915 में आ चुके हैं, 14 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को फिर, अप्रैल माह बड़ा कीमती है महात्मा गांधी के लिए, और फिर अप्रैल में उनकी गिरफ्तारी हो रही है, और अभी नवंबर में वो आएंगे तब उनके दिमाग में ये ठाकुर जी ये ख्याल डालेंगे कि भाई आप जो है, आपका असली जो रूप है वो जो वस्त्रों के त्याग से सामने आएगा। आज आप महात्मा गांधी का फोटो को देखेंगे तो वो जो ऊपर के वस्त्र हैं वो नहीं मिलते हैं, और उसकी शुरुआत जो है 1921 में मथुरा से हो रही है। जी जी, दिल्ली प्रोविंशियल कांग्रेस की मीटिंग थी, उसके मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो उसमें महात्मा गांधी जब मद्रास से आ रहे थे मथुरा की तरफ, तो उन्होंने कुछ मजदूरों को देखा कि विदेशी कपड़े पहने हुए हैं, तो उनके पास में गए। बापू ने कहा कि भाई तुम ये खादी क्यों नहीं पहनते हो, इन विदेशी वस्त्रों का तो बड़ा नुकसान है देश का, ये वो सब। तो उन लोगों ने कहा कि बापू जी बात तो आपकी सही है, लेकिन हम गरीब हैं और खादी बड़ी महंगी है, ये कपड़े हमें सस्ते पड़ते इसलिए हम पहनते हैं। अब एक बात मतलब यहाँ एक राष्ट्रीयता से एक जरूरत बड़ी दिखाई दे रही है उसमें। जी, और उनका जो जवाब था वो माकूल था। गांधी जी उनकी बात का जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, ये हमारे कपड़े पहनने से वो नहीं पहन पा रहे तो हम ये ऊपर के उतार ही देते हैं। जी जी, एक नेशनल मैसेज, और वही उनका जो स्वरूप है आज पूरे विश्व में छाया हुआ है। महात्मा गांधी कपड़े पहने हुए नहीं बल्कि लंगोटी पहने हुए गांधी ज्यादा लोकप्रिय हुए, और वो छवि विश्व में आज जिसकी देन भी मथुरा की है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय देन है, वो एक राष्ट्रीय देन है। दो इंटरनेशनल और नेशनल उनकी घटनाओं में मथुरा का रोल है। ये हमारे लिए बहुत ताज्जुब की बात है और हमारे गौरव की बात है, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है। तो उन सारे स्थानों को जहाँ ये घटनाएं घटी उनको हम एक मेमोरियल के रूप में याद करेंगे। ये हमारे ये भी रेलवे में घटित हो रहा है। रेल से आए हैं ना वो। जी जी जी, रेल से आ रहे हैं, रेल में उनको मिल रहे हैं। जी जी, महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी रेल में तो गुजरी है। जी जी, रेल एंड गांधी मतलब बोथ गो टुगेदर। तो अब यहाँ जैसे गांधी को गांधी बनाने में निश्चित तौर पे जो लगता है कि गांधी जी ने किसी किताब से, किसी पाठशाला से या किसी व्यावहारिक पद्धति से जो सीखा उससे कहीं गुना जो है
वो लोक व्यवहार से सीखा, लोक चिंतन से सीखा, लोगों के साथ रह के सीखा। तो यहाँ भी ये जो बड़ी घटना हो रही है, लेकिन ये भी महत्व नहीं पा रही है। हाँ, आज अगर हम कहीं देखें कि गांधी जी ने बस्त्र त्याग कहाँ से किया होगा, तो मुश्किल से ही कहीं ये मिलता होगा कि गांधी जी के बस्त्र त्याग की जो घोषणा है वो मथुरा या ब्रज से कर रहे हैं। जी, इसीलिए तो ये जो रेडियो है, ये पत्रकारिता है, ये जो किताबें हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, उनमें ये बात कही जा रही है, उठाई जा रही है। और दिल्ली में भी हमने उन विद्वानों से कहा जो गांधी सीरीज पे काम कर रहे हैं सरकार की ओर से, उनसे हमने कहा कि ये फैक्ट है और इसके पूरे सबूत है, आप इसको लिखिए। और सरकार से हम अर्ज कर रहे हैं, सरकार को भी बता रहे हैं, पार्लियामेंट क्वेश्चन भी डाल रहे हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है। तो अब उसमें जैसे चीजें महत्व तो नहीं ले पाई, उसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीयता है वो उसने भी उस चीज को भुला दिया या उसके सामने ही नहीं आई है। अब स्थानीयता का तो ये है कि वो हमको बनानी पड़ती है। जी। हमें तो अवेयरनेस बनानी पड़ती है, क्रिएट करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। हमें इन सारी जो लोभ लालच की जो बातें हैं उनसे दूर रहना पड़ता है, तभी तो प्रचार प्रसार हो पाता है। तो उन सब चीज़ों से निष्काम भाव से जब हम लगते हैं तो वो चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाती है, फिर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये है तो ये अपने आप बढ़ता चला गया। जो गांधी का जो ये रेल का प्रसंग है, पहले गिरफ्तारी का प्रसंग है, वस्त्र त्याग का प्रसंग है, सुभाष चंद्र बोस के साथ में अंतिम यात्रा जो ब्रज की हो रही है 24 मई 1931 को, नेताजी एंड सुभाष बाबू बोथ आर एट रेलवे स्टेशन, दे सेट फॉर, मतलब 4-5 घंटे बैठे वो, शंटिंग में उसमें प्रॉब्लम थी, वो लंबी लंबी बहसें बातचीत उनकी होती रही। कितना स्मारकीय वो क्षण है। ये हमने सरकार से कहा कि अगर मथुरा रेल को आप देखेंगे तो सारी रेलें भारत की फेल हो जाएंगी। मथुरा रेलवे भी इतना छिपा हुआ है। मतलब दो राष्ट्र नायक, दो लोक नायक, दो महानायक ऐसे जिन्होंने पूरा जीवन, पूरा दर्शन अपना देश की आज़ादी के लिए, देश के आज़ाद कराने के लिए अपना एक सर्वस्व कहीं न्योछावर कर दिया, वो मथुरा में जो है घंटों 1931 की 24 मई को 5 घंटे बैठे हैं। कितना महत्वपूर्ण है रेलवे स्टेशन हमारे लिए। जी जी। और उसके बाद में हम सुभाष बाबू को नहीं पाते हैं, गांधी जी को नहीं पाते हैं, तो ये हमारे लिए अनमोल क्षण है कि नहीं। जी जी। हमारे ब्रजमंडल के जो भावी पीढ़ियां आएंगी वो इसको याद करेंगी नहीं। अच्छा, ये जैसे आपने तो शोध किया है कि ये घटना जैसे सुभाष और गांधी मथुरा में 4-5 घंटे बैठ के बात कर रहे हैं, ये कहाँ उल्लेख आता है इसका? दस्तावेज है ना, दस्तावेज में है, रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रेस क्लिपिंग, प्रेस की खबरें हैं। हाँ। और उनके गांधी की जो क्रोनोलॉजीज हैं, जी जी, उसमें ये आ रहा है। सुभाष बाबू पे जो सीरीज है उसमें भी, क्योंकि वो जो भारत नौजवान सभा थी उसकी मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए हुए थे, गांधी जी दूसरे पर्पज से आए थे, लेकिन दोनों का जाना एट ए टाइम हुआ। जी जी। तो वो मीटिंग हुई है, उसका उल्लेख है, सुभाष बाबू की सीरीज में है, गांधी की सीरीज में है। उन पर तो मोर देन 100 वॉल्यूम्स। उन्होंने जो लिखा है वो 4-5 घंटे बैठ के बात कर रहे हैं, कभी उसका भी उल्लेख है कि वो 5 घंटे बात क्या रही? अरे बड़े उनकी इंटरेस्टिंग बातें होती थी। जी जी। सुभाष बाबू और आप महात्मा गांधी का देख लीजिए तो एकदम पिता पुत्र जैसा मामला है, कहीं कुछ नहीं है। जी जी। बल्कि वो कहते हैं कि अगर ये जीत गया तो इसके पीछे मैं चलूंगा। गांधी की वर्डिंग से उन्होंने कहा है सुभाष बाबू के लिए, जब वो जा रहे हैं उनसे आशीर्वाद लेने आए गांधी जी से, तो उन्होंने कहा कि अगर ये जीत गया तो इसके पीछे मैं चलूंगा, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका अनुसरण करूंगा। तो वहाँ कोई मतलब विचारधारा का विरोध भी कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि लक्ष्य एक है, शायद कहीं सवाल ही नहीं है। जी जी। वो तो उनको देश के लिए कुर्बान होना था, मिटना था, यही एक लक्ष्य था सबका, तरीका अपना अपना, सबका यही लक्ष्य था जी कि हमें मिटना है। जहाँ गलतफहमी आई वहीं टकराव हुआ। हम तो यहाँ तक हम डिफेंड करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना को भी। जी जी। आप देखिए कांग्रेस छोड़ने से पहले जिन्ना का क्या डिवोशन है साहब, क्या डिवोशन है जिन्ना का। खिलाफत मूवमेंट को उठा के देखिए। लेकिन जहाँ गलतफहमियां आई हैं वहीं पे टकराव शुरू हुए ना। वो कोई देशद्रोही के टकराव नहीं है, वो बातें आगे बढ़ी तो ये देश का नियति ऐसी थी। जी जी जी। अब जिन्ना साहब रिजाइन कर रहे हैं रॉलेट बिल के विरोध में, और जो जस्टिफिकेशन दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। क्या जस्टिफिकेशन उनकी भाषा में। तो ये है।
जी, जी। तो अब इसमें जैसे गांधी को आप पढ़ रहे हैं, गांधी जी के 150वां साल भी चल रहा है, इसको हम मना भी रहे हैं, अपने-अपने तरीके से लोगों के साथ रख रहे हैं, बाँट रहे हैं उसमें। गांधी प्रासंगिक आज भी है, ये सिद्धांत तय तो हम सब मानते हैं। जी। लेकिन जब उस पे चलने की बात आती है, जब उसको अपनाने की बात आती है, तो कहीं न कहीं हमारे संकल्प छोटे पड़ जाते हैं, कहीं हम व्यवहार में कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन पे टिक नहीं पाते इसमें। तो अब ऐसे उसमें क्या समाधान निकलता है? समाधान ये है कि गांधी के बगैर हम जी नहीं सकते हुँ। और विश्व नहीं जी सकता है। हुँ। हम अपनी तो बात छोड़ दें, दुनिया नहीं जी सकती है। हुँ। आज पूरे विश्व में जो आग लगी हुई है, वो सिर्फ़ ये कि हम माया के वशीभूत होकर के स्वांतः सुखाए पर हम टिक गए हैं, इसीलिए तो आग लगी है। अगर हम इसी को हम स्वांतः सुखाए के बजाय हम अगर दूसरे के सुख के लिए अगर हम संघर्ष करना शुरू कर दें, तो क्या दुनिया में कोई भेदभाव रह जाएगा? कोई नहीं रहेगा। अब वो आते हैं 1915 में तो साबरमती चुनते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल का बड़ा सेंटर है और उनके दिमाग में चरखा पहले से बसा हुआ है, साउथ अफ्रीका से ही। और आपको हैरानी होगी कि खादी का आंदोलन गांधी की देन नहीं है। खादी का आंदोलन पंडित मदन मोहन मालवीय की देन है। गांधी के आने से पहले महात्मा मदन मोहन मालवीय इस आंदोलन को चला चुके हैं और बाबू राजेंद्र प्रसाद बिहार में उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब गांधी जी आते हैं और उनका जो टेक्सटाइल का जो एक विजन है, उससे जब टैली खाता है तो ये सब उससे दूर हो जाते हैं। तब खादी उनके नाम से जुड़ती है। और उस खादी ने आज विश्व को क्या नहीं दिया है। आज हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ तक कि जो फाइबर है, उन फाइबर में भी कहीं ना कहीं नॉनवेज आता है, गाय का कहीं कुछ ना कुछ आता है। और खादी आज भी विशुद्ध है। अगर शुद्ध वस्त्र पहनना है तो ये विजन महात्मा गांधी के हो सकता है दिमाग में ना रहा हो, लेकिन आज उसकी जो प्रायोगिकता है वो कितनी वैज्ञानिक है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो सारी दुनिया का जो दुख है वो गांधीवाद से दूर होता नजर आता है, बशर्ते कि हम विशुद्ध गांधी हो जाएं। एटनबरो ने फिल्म बनाई और वो उनसे प्रभावित हो गए, गांधी जैसे रहते थे वैसे रहने लगे कि भाई यही सब कुछ नहीं है कि मुझे भौतिक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये गांधी जी का मैसेज नहीं है। गांधी जी का मैसेज ये है कि हम कितना दे सकते हैं। जी, दूसरों को कितना दे और इस पर हजारों लोग चले तब ये जो है, और इसलिए वो विश्व के नेता के रूप में जाने गए। आपको हैरानी होगी कि जब सिंगापुर में हमला होता है जापान का, तो हिरोहितो जो वहाँ का सम्राट है, उसके आदेश हैं कि अगर कोई गांधी शब्द बोलता है तो उसको मारना नहीं। पूरे विश्व में गांधी का डंका बज रहा था और पूरी दुनिया को हैरानी थी कि अगर ये नेता खो गया तो हु विल बी आफ्टर गांधी। मान लो नेहरू को मान लिया जाए, देन हु इज आफ्टर नेहरू। दुनिया चिंतित थी भारत के लिए। मतलब सारी दुनिया को एक आशा थी कि हाँ आज हम कहीं एक सुखी जीवन जी सकते हैं। इस नेता के पास में विजन है जो हमें सुख दे सकता है। ये पूरे विश्व का मैसेज था। और मुसोलिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट कर रहे हैं। जब वो उनकी पत्नी नहीं रही कमला नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पता क्या कहा? उनका नहीं, हम एक डिक्टेटर से बात नहीं कर सकते। एक उस व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री नहीं है अभी। तो सोचिए तो बाद में बनने हुआ। सोचिए उनका प्रभाव विश्व पे कितना होगा। तो प्रभाव विचार का ही तो था। जी। जो मार्क्सवाद नहीं दे सका, वो गांधी दे रहे दुनिया को, इसलिए गांधी प्रसंग। तो आज जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको अगर हम छोड़ दें कि चलिए पेट भरने के लिए हमें भोजन मिल गया, पहनने के लिए कपड़ा मिल गया, आवास व्यवस्था भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्या है जीवन और लोगों के सामने जो मुंह बाए खड़ी हुई है, या कहें कि ज्वलंत समस्या है। उसमें बेरोजगारी की समस्या है। कम से कम हर आदमी को हाथ में काम तो हो जी। हर आदमी को अवसर की समानता तो मिले, विचारों की समानता तो मिले, कम से कम एक साथ रह सके। तो क्या इन चीजों का भी समाधान गांधी दर्शन में दिखता है? इन्हीं गांधी दर्शन में सर्व समाधान है और उन पर न चलने के कारण ये परेशानियां दिख रही हैं। क्योंकि अब उनको गए हुए 70 बरस हो रहे हैं। जी। और उन पर न चलने के कारण जिन लोगों ने भी यथा जीवेत सुखम जीवेत दुर्बलम हत्वा अभिष्टम लभेत ये सिद्धांत अपनाया है चारवाक का, तो आप देख रहे हैं मेटेरियलिस्टिकली तो वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जी। लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। क्यों? गांधी से वो दूर हो गए। अगर ये ब्यूरोक्रेसी, अगर ये सत्ताशाही
गांधी पर अगर 1% भी चलने लगे तो कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ इसलिए है कि वो हमारा सब कुछ हो जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें यश मिल जाए, सब कुछ। और जो गरीब है, सामने बैठा हुआ, जो हमें क्रिएट करके दे रहा है, उसको कुछ भी ना मिले। स्नैचिंग की जो ये प्रवृत्ति बढ़ी है, और उसके पीछे जो कारण है वो हमारी ये सिर्फ मायावी जो दृष्टि है वो। और गांधी उसी मायावी दृष्टि से सचेत रहने का संदेश सबको दे रहे हैं। जो आश्रम स्थापित किए गए हैं वो सिर्फ माया से दूर रहने के प्रयोग हैं। सत्य के प्रयोग का नाम ही इसका दिया गया कि माया से जितना दूर रहोगे उतनी ही सेवा अच्छी हो पाएगी। तभी उन्होंने मंत्र दिया ना कि वो गरीब जो कपड़ा पहन के जा रहा है, जिसके तन पर कपड़ा भी नहीं है, और कितना खुशहाल है। सोचो आपका जो ये उपक्रम है आजादी का और ये का वो का, तो ये उसको क्या दे पाएगा, जरा इस विषय पे सोचिए आप। तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आखिरी आदमी जो भूखा प्यासा चला जा रहा है, और हम सोचें कि हम देश को ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उससे उसको क्या बेनिफिट? जी जी, एक बड़ा विरोधाभासी सा वो है। और अंबेडकर जी ने इसको कहा भी है कि पढ़े लिखे व्यक्ति का ये सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो स्वकेंद्रित हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है, अपने अधिकारों के लिए चिंतित ज्यादा हो जाता है। तो ये एक तरफ हम जागरूकता की बात करते हैं, शिक्षा के प्रसार की बात करते हैं, लोगों को विचार से समृद्ध करने की बात करते हैं, लेकिन ये संकीर्णता आ जाती है उसमें। तो कहीं गांधी के दर्शन में इसका भी उल्लेख? हाँ, उनका जो सत्य के जो प्रयोग हैं वो इसी बात पे तो टिके हुए हैं कि हमें जो ये जो एक झूठा डर हमें डराता है कि हमें पैसा नहीं होगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे पास सम्मान नहीं होगा तो मेरा कोई स्टेटस नहीं होगा, ये सारे भयों से मुक्त करने के लिए तो उन्होंने ये किए हैं प्रयोग। कपड़े उतार देना, ये कर वो सिर्फ कह नहीं रहे, लिख नहीं रहे, उसको जी के दिखा रहे हैं उसमें। तो और उनका कहीं कुछ नहीं घट रहा है। तो जब उनका नहीं घट रहा था तो आपका कैसे घट जाएगा? तभी उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन ही संदेश है। जीवन का मतलब जो कुछ वो करते गए। अब जूता गांठ करके किसी को पहना भी रहे हैं, सोचिए 24 घंटे तो सबके पास होते, उनके पास भी 24 घंटे थे। उस 24 घंटे में कितना काम करते थे, कल्पना करने की बात है। वो धागा भी काट रहे हैं, कपड़ा भी बुन रहे हैं, जूते भी सिल रहे हैं, और ये देश विदेश और सारी दुनिया को हथेली पर रखे हुए बेर की तरह देख रहे हैं। इजराइल के विषय में वो कमेंट उस समय दे रहे हैं। इजराइल की जो स्थिति है उस पर जो वो पूरी दुनिया का जो सामयिकी है उस पर गांधी की पैनी नजर है। कैन यू इमेजिन? इसलिए सारी दुनिया जो है गांधी की फैन हो गई। और आज विश्व जो है आज ये कह रहा है कि भारत के पूरे विश्व में 3 ही आत्माएं हैं। जीसस के बाद में बुद्ध आते हैं और बुद्ध के बाद में गांधी आते हैं। 2000 साल 2500 साल में 3 पवित्र आत्माएं मानी गई, जिसमें तीसरी आत्मा महात्मा गांधी की। तो शायद वो जो उनका संदेश था वो यही कि सत्य पे चल के जो है देखो, और जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करो। जो वो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो सस्ते खादी नहीं खरीद सकता, इसलिए वो कह देते मैं बस छोड़ दूंगा, मैं ऊपर के कपड़े छोड़ूंगा, कम से कम एक आदमी तो पहनेगा। जी। तो वो हमारे सबके लिए मैसेज था। कहीं हम अपने शरीर को सजाते जा रहे हैं, संवारते जा रहे हैं, और हम कहीं भी त्याग नहीं कर रहे हैं, अपना पुराना कपड़ा भी नहीं दे रहे हैं। ये कितना बड़ा मैसेज है। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही है, और हम जो खादी पहन रहे हैं तो वो हम दूसरे को डोनेट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक मैसेज है जी कि भैया दो, बांट के खाओ। और उसकी शुरुआत जो है मतलब मथुरा से हो रही है। तो मथुरा को कितना, ये सब ठाकुर जी की तो कृपा है कि ठाकुर जी ने ऐसे महान अपने ही अवतारी महापुरुष को ऐसी भावना दी, और वो ब्रज से दी, उसकी शुरुआत दी। तो गांधी की जो असलियत है, जो असली स्वरूप है गांधी का, वो उसकी शुरुआत मथुरा से हो रही। इसलिए गांधी का जो इमरजेंस है वो मथुरा की देन है। जी। आज जिस महात्मा गांधी को हम जानते हैं वो मथुरा की देन है। जो गांधी साउथ अफ्रीका से चल के आ रहा है, और जो गांधी ब्रज में या भारत में जो गांधी है वो उसके पीछे कहीं ब्रज है, ब्रज मंडल शामिल है। और ब्रज मंडल में 2 महान कार्य हुए हैं, और जिसकी वजह से गांधी बने। एक तो उनकी रॉलेट की गिरफ्तारी, और दूसरे वस्त्रों का त्याग। जी। तो और ये राष्ट्रीय महत्व के हो सकते हैं अगर हम सब लोग इसको वैश्विक महत्व के हैं। वस्त्रों का त्याग तो वैश्विक महत्व का है। ये हमको सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में त्याग करते जाएं। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था जी कि जिन्होंने त्याग किया उन्होंने ही भोगा है। ये मैसेज उसके भीतर छिपा हुआ है। तो निश्चित तौर पर श्रोता बंधुओं, गांधी जी के बारे में तो जितना कहा जाए, जितना सुना जाए, जितना पढ़ा जाए वो कम है, बशर्ते हम थोड़ा सा उसको व्यवहार में भी ले आए, अपने चिंतन में भी ले जाए।
तो शायद कुछ बन जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ ब्रज में हो रही हैं गांधी से जुड़ी हुई, इन गांधी जी की 150वें साल में थोड़ा-सा हम भी अगर जुड़ लेते हैं तो ये एक अच्छा पुण्य कार्य होगा। शर्मा जी आप आए और जानकारी दी गांधी जी के बारे में, यूँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।